आपको पता है कि मोसाद और इज़राइल उनकी एक फ़िलॉसफी है, एक अपना वो है कि जो लोग भी इज़राइल की तरफ आंख उठाकर देखेगा, जो उनके जेविश हैं उन लोगों के ऊपर नज़र डालेगा या उनके हाथ खून से उनके रंगे में होंगे, तो फिर उसको ज़िंदा नहीं बख्शना है। ये उनकी अपनी एक सोच है और यही वजह है कि मोसाद ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस किताब से ये भी पता चला कि लास्ट एक डिकेड में, 10 साल में करीब मोसाद ने 800 ऐसे ऑपरेशन चलाए। एक तरह से किलिंग ऑपरेशन थे ये सारे, हज़ारों की तादाद में अपने शिकार को मारा। ये भी है कि बहुत सारे ऑपरेशन नाकाम भी रहे। ये भी है कि दुनिया की बाकी किसी सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने इतने ऑपरेशन नहीं चलाए जितने अकेले मोसाद ने चलाए। तो ये सारी कहानियाँ हैं। आज की जो कहानी है उस कहानी का एक पार्ट मैं आपको बहुत पहले सुना चुका हूँ, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आपको याद होगा कि एक प्लेन एयर फ्रांस की जो तेल अवीव इज़राइल से उड़ा और पेरिस जा रहा था, उसके बाद उसे हाईजैक कर लिया गया, फिर युगांडा ले जाया गया, वहाँ एंडबे एयरपोर्ट पर उसको रखा गया, जिसमें वहाँ के जो डिक्टेटर थे ईदी अमीन, उसको भी पता था। और फिर किस तरीके से मोसाद और ईरानी जो एयरफोर्स उन लोगों ने मिल के वहाँ जाकर दूसरे देश में युगांडा में सारे बंधकों को छुड़ाया और उसके बाद सही सलामत सबको लेकर अपने देश लौटे। इसमें सिर्फ एक सैनिक की जान गई थी। तो ये आज भी एक इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन किसी हाईजैकिंग हुए हुए प्लेन की अपने आप में एक मिसाल है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से आप सभी इसको जानते हैं। ये कहानी पूरी डिटेल में आपको सुनाई है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी तो उसको सुन लीजिएगा इसी कहानी के एपिसोड में। आज की कहानी उससे एक कदम आगे बढ़कर है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट तो हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि इस एयर फ्रांस की जो फ़्लाइट थी 139 27 जून 1976 को तेल अवीव से उड़ी। इसमें 246 पैसेंजर थे, जिनमें ज़्यादातर इजरायली थे। और इसके बाद पेरिस से फिर 4 लोगों ने इसको हाईजैक किया। और ये जो हाईजैकर थे, इनका जो ताल्लुक़ था, इनका जो कनेक्शन था, वो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन से था। और पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन जो इसका एक तरह से चेहरा था, मेन इसका बॉस, उसका नाम था वादी हद्दाद। वादी हद्दाद एक फ़लस्तीनी, और बाद में इसने बेरूत में अमेरिकन स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की और फिर फ़लस्तीन की आज़ादी के मुहिम में ये जुड़ गया। यासिर अराफ़ात से बहुत प्रभावित था, लेकिन बीच में फिर यासिर अराफ़ात की थोड़ी सी सोच बदली। लेकिन वादी हद्दाद ने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन बनाकर एक तरह से इज़राइल और मोसाद को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। जितनी भी उस ज़माने में हाईजैकिंग हुई या जितनी भी इस तरह की किलिंग हुई, कहते हैं कि उसके पीछे वादी हद्दाद का हाथ था। और वादी हद्दाद एक बहुत बड़ा चेहरा हो गया था उस वक्त फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। तो एक गर्म दल और एक नरम दल जो हमेशा होता है, उसमें यासिर अराफ़ात एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, वादी हद्दाद एक तरफ वायलेंस, हाईजैकिंग, इनमें लगा हुआ था। जब 1975 में सरकार बदली इज़राइल में, 1948 के बाद से वहाँ लेबर पार्टी ही सरकार में चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन पहली बार एक बेक करके प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद ये हुआ था कि जो इज़राइल के दुश्मन हैं उनको एक एक कर ठिकाने लगाया जाए। कहते हैं कि उस वक्त यासिर अराफ़ात का नाम टॉप लिस्ट पर रखा गया था कि यासिर अराफ़ात सबसे ज़्यादा जो इज़राइल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसे हमले हुए। लेकिन दूसरी तरफ यासिर अराफ़ात ने अपना एक चेहरा बना दिया था पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशन में जब भाषण दिया उसके बाद वो एक पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल फेस के तौर पर उभरे और यासिर अराफ़ात की एक पहचान बनी। दुनिया के कई देशों ने उनको अपनाया। आपको पता है भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो ये मीटिंग हुई सरकार और मोसाद इंटेलिजेंस सर्विसेज वहाँ की। तो उसमें ये हुआ था कि टॉप टारगेट किलिंग के लिए तो पहला नाम रखा गया था यासिर अराफ़ात का। लेकिन फिर वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस वक्त यासिर अराफ़ात को मारना मतलब दुनिया से एक तरह से दुश्मनी लेना होगा। शायद अमेरिका और उसके जो दोस्त हैं वो भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भाषण देने के बाद से यासिर अराफ़ात की छवि बिल्कुल बदल गई थी और वो एक ग्लोबल मतलब पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने आए। तो वो नुकसान जाता। तो फिर ये तय हुआ कि नहीं, यासिर अराफ़ात का नाम इस टॉप लिस्ट से हटा दिया जाए।
बट ये हुआ कि फिर कौन, तो यासिर अरफात की नाम की जगह पे दूसरा नाम जो सबसे टॉप में रखा गया वो वादी हद्दाद का नाम था। और वादी हद्दाद चूँकि इज़राइल को बहुत सारे उसने ज़ख्म दिए, बहुत सारी हाईजैकिंग में शामिल रहा, बहुत सारे किलिंग में शामिल रहा, तो ये था कि वादी हद्दाद का नाम सबसे ऊपर रखा जाए। तो अब यासिर अरफात का नाम हट गया और वादी हद्दाद के नाम पे मौत का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन वादी हद्दाद तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। इस हाईजैकिंग के बाद वादी हद्दाद को भी पता था कि मोसाद और इज़राइल उसके पीछे पड़ी हुई है। वो इराक़ की राजधानी बगदाद में जाकर पनाह लिए हुआ था और वहीं से अपना पूरा ऑपरेशन चला रहा था। यासिर अरफात से लगातार संपर्क में था और वादी हद्दाद के लोग जो हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर थे। तो जब ग्रीन सिग्नल मिला मोसाद को, इसके बाद तैयारी हुई कि वादी हद्दाद को ढूंढा जाए, तो पता चला कि इराक़ में, बगदाद में। फिर वहाँ रेकी की गई, लेकिन पता चला कि बड़ा मुश्किल है वादी हद्दाद के सर्किल में घुसना, एंट्री मारना, क्योंकि वादी हद्दाद मोसाद के सारे ऑपरेशन, उनके तौर तरीके, उनके चाल से वाकिफ़ था। उसे पता था कि फ़ोन के ज़रिए भी जान ली जा सकती है, रॉकेट लॉन्चर, बाकी चीज़ें, इन सब के ज़रिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो ऑपरेशन किए थे मोसाद ने वो थोड़े थोड़े लीक हुए थे। तो मोसाद किस तरीके से अपने शिकार को ठिकाने लगाता है, वो सारे तरीके वादी हद्दाद को मालूम थे और इसीलिए उसने अपनी सिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ा रखी थी। और वैसे में वादी हद्दाद को मारना बड़ा मुश्किल काम था। जब मोसाद की पूरी टीम लग गई, उसके बाद उसने रिपोर्ट दी, तो पता चला कि वादी हद्दाद के करीब पहुंचना बेहद मुश्किल काम है, नंबर 1। नंबर 2, वादी हद्दाद को मारने के और तरीक़ों पर गौर किया गया। फिर तो कहा गया कि अगर उसे गोली से मारते हैं, बॉम्ब से उड़ाते हैं, कार ब्लास्ट कर देते हैं, तो एक ख़तरा था कि सीधे सीधे शक फिर इज़राइल और मोसाद पे जाएगा और उसका नतीजा ये होता कि वादी हद्दाद के लोग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो इज़राइल को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते, इज़राइलियों को नुकसान पहुंचाते, अलग अलग देशों में उनके ऊपर हमले होते। तो यहाँ पे एक मुश्किल ये थी कि वादी हद्दाद को मारना भी है, लेकिन ये ना पता चले कि उसकी मौत एक कत्ल है, एक मर्डर है। नेचुरल मौत देखनी चाहिए, वरना फिर बदला लेंगे और बदला लेने में नुकसान होगा। तो अब ये बड़ा मुश्किल काम था मोसाद के लिए कि एक टारगेट है, उसे मारना है, लेकिन इस तरीके से मारना है कि 1% भी डाउट नहीं हो कि उसकी मौत जो है वो अननेचुरल है। रोड एक्सीडेंट में भी शक हो सकता है और गोली और बम मारेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ बड़ी मुश्किल थी। इसके बाद प्लानिंग हुई। इन तमाम चीज़ों के बीच में लगभग साल बीत चुके थे इस हाईजैकिंग के इंसिडेंट को, और वादी हद्दाद अब बगदाद में आराम से अपना रह रहा था, बेहद सुरक्षा घेरे में। लास्ट में ये तय हुआ कि वादी हद्दाद को मारना भी है, लेकिन शक नहीं होगा और ना ये पता चलेगा कि ये कत्ल है, ये एक नेचुरल डेथ डिक्लेयर होगी। तो हुआ कि कैसे किया जाए। तो फिर ये था एक स्लो पॉइजन। 2 चीज़ें थी शुरू में। उस वक्त एक पता किया गया कि वादी हद्दाद को चॉकलेट बहुत पसंद है और बगदाद में और यहाँ पे अच्छे क्वालिटी की चॉकलेट जो वर्ल्ड फेमस हो वो बड़ी मुश्किल से मिलती थी वहाँ पे, और उसको बेल्जियन चॉकलेट बहुत पसंद था वादी हद्दाद को। तो पहले ये हुआ कि किसी चॉकलेट के ज़रिए ही चॉकलेट उस तक पहुँचाया जाए, उस चॉकलेट में उस तरह का एक टॉक्सिक हो, पॉइज़न हो, और वो धीरे धीरे खाए और उसके धीरे धीरे जान ले उसकी, मतलब महीना हफ्ते के अंदर नहीं, थोड़ा वक्त ले। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ अड़चनें आई कि बार बार वही चॉकलेट एक शख्स कितने दिन तक देगा, कितने दिन खाएगा, वो चॉकलेट कोई और भी खाने ना लगे, तो ये कैसे पता चलेगा। तो फिर इस आइडिया को ड्रॉप किया गया। इसके बाद दूसरे आइडिया पे काम करना शुरू किया गया। इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर, इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर ये नेस जियोना में है, साउथ तेल अवीव में, एक सुनसान जगह पर है। और कहते हैं कि ये जो रिसर्च सेंटर है ये इजराइल की आर्मी, मोसाद, इन सब के लिए वो सेंटर है जो बायोलॉजिकल वेपन, एक से ख़तरनाक जहर, बाकी इस तरह की जो हथियार हैं उनके ऊपर काम करती है और रिसर्च करती है। 1952 से ही रिसर्च सेंटर खुला हुआ है और इसके ऊपर बहुत पैसे खर्च करती है इजराइल की सरकार, क्योंकि यहीं से उन्हें मिलता है अपने दुश्मनों को मिटाने, उनको मारने के नए नए तरीके, नए नए हथियार, नए नए जहर के किस्म। तो काम पे लगाया गया इजरायली इंस्टीट्यूट
फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर को कि वादी हद्दाद को मारना है लेकिन मौत नेचुरल लगे, कत्ल ना लगे। काम शुरू हुआ, एक पॉइज़न पे काम किया गया। पॉइज़न ऐसा जिसको इस तरीके से पॉइज़न को बनाया गया कि एक बार में इंसान की जान नहीं ले, एक हफ्ते में जान नहीं ले, ये धीरे धीरे खून में घुले और इस तरीके से मारे कि पता ही नहीं चले बाद में जब पोस्टमार्टम रिव्यू हो कि मौत हुई कैसे। इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर ने अपना काम शुरू किया। अब इस दौरान में मुश्किल ये था कि बगदाद में जहाँ पे वादी हद्दाद रहता था उसे सारे तरीके पता थे मोसाद के, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट था। उसके ख़ास भरोसे के लोग ही उसके इर्द गिर्द थे। चूँकि वो फ़लस्तीनी था इसलिए फ़लस्तीन के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करता था, इराकियों पर भी भरोसा नहीं करता था। तो आउटर सर्किल का जो सिक्योरिटी था वो सारा इराक के हाथ में, लेकिन इनर सर्किल घर के अंदर जो उसके सारे ख़ास हर वक्त साथ में रहते, कार में बैठते, वो सब फ़लस्तीनी थे। इसी के बाद मोसाद ने एक सेंध लगाने की कोशिश की। पता क्या कि इन फ़लस्तीनियों में से ऐसा कौन सा है जो थोड़ा सा जिसको चारा फेंके तो फंस सकता है और जिसकी कुछ ना कुछ रंजिश हो या जिसकी कुछ ना कुछ अलग विचार हो। करते करते आखिरकार मोसाद के हाथ कामयाबी लगी। एक फ़लस्तीनी मोसाद के काम के लिए तैयार हो गया। उसका नाम था, जो कोड नेम था, सैडनेस। सैडनेस वो शख्स था जो वादी हद्दाद के बेहद करीबियों में से था। रोज़मर्रा के उसके काम वाम में भी वो शामिल हुआ करता था। तो अब जब सैडनेस शामिल हो गया, इसके बाद फिर दूसरा फेस जो था साजिश का वो शुरू किया गया। इसी इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर से जो पॉइज़न तैयार किया गया वो पहले पता किया गया कि वादी हद्दाद कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसी ब्रांड के टूथपेस्ट में उस पॉइज़न को मिलाया गया इतनी मात्रा में कि वो धीरे धीरे अपना काम करे और उस जहर से भरे टूथपेस्ट को पहुंचाया गया इस सैडनेस तक, जो था फ़लस्तीनी लेकिन मोसाद के लिए काम कर रहा था। इसके बाद ये जाने के जब इसके पास पहुंचता है ये, वो वादी हद्दाद के घर में उसके बाथरूम में उसके टूथपेस्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो जब नया टूथपेस्ट रखना होता है तो सेम ब्रांड का यही टूथपेस्ट वो उसके बाथरूम में रख देता है जिसमें पॉइज़न था। 10 जनवरी 1978, करीब 18 महीने हो चुके थे एयर फ्रांस की उस हाईजैकिंग के इंसिडेंट को। 18 महीने के बाद 10 जनवरी 1978 को पहली बार इस शख्स ने, वादी हद्दाद ने, उस जहर से भरे टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया। इस टूथपेस्ट में जहर इस तरीके से डाला गया था, इसका असर ये था कि आप जब इसको ब्रश करेंगे, करीब 1 मिनट भी अगर आप ब्रश करते हैं मिनिमम, तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपकी मुंह से होते हुए, थूक से होते हुए आपके जिस्म में जाएगा और फिर आपके ब्लड में घुल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। 10 जनवरी 1978 को पहली बार टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, कुछ नहीं हुआ, 11, 12, 13 चलता रहा। करीब 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद 20 जनवरी 1978 को पहली बार बुखार, सर्दी और पेट में दर्द हुआ वादी हद्दाद को। पहले उसने कुछ दवा ली लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो इराक की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया डॉक्टर के पास दिखाने। डॉक्टर ने उसको एडमिट करके उसका पूरा टेस्ट किया तो पहले उसे पाया कि शायद हेपेटाइटिस है। कोल्ड और फीवर भी कम नहीं हो रहा था, तो उसे दवा दी गई, हॉस्पिटल में रखा गया और फिर उसे वापस भेज दिया गया। लेकिन वापस जाने के बाद, जब वो हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में जब रहा वो, तो उस हॉस्पिटल में भी वो वही टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसके सामान के साथ वही लाया गया था। फिर ये घर पहुंचता है लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं होती। कुछ दिनों बाद इसके बाल झड़ने लगते हैं, वेट इसका करीब 25 पाउंड कम हो गया, पेट में दर्द रहने लगा, कुछ ब्लड आने लगे। परेशान होकर ये दोबारा हॉस्पिटल गया। अब उस हॉस्पिटल में दोबारा इसका पूरा टेस्ट होता है। डॉक्टर भी परेशान होते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर उसका टेस्ट करने के बाद डाउट जताते हैं
कि शायद कुछ पॉइज़न का मामला है, लेकिन ये पॉइज़न कौन सा है, कहाँ है, किस चीज़ में दिया गया, कितनी बार दिया गया, कब दिया गया, इसके सवालों के कोई जवाब नहीं है। जब ये बात पता चली तो फिर ये बात यासिर अराफात तक गई। तब यासिर अराफात ने कहा कि एक काम करो, तुम ये बगदाद के सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ो और स्टैसी, ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस, ये उसका नाम है, उससे तुम कांटेक्ट करो। अच्छा, ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस और उस वक्त PLO यानी कि यासिर अराफात के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। तो इस ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस के साथ करीबी होने की वजह से यासिर अराफात ने वादी हद्दाद को ये मशवरा दिया कि तुम वहाँ कांटेक्ट करो। वादी हद्दाद के लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने यहाँ से बगदाद के सारे रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ आ जाइए। इसके बाद 19 मार्च 1978, मतलब अब तक करीब ये जहर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हुए 40 दिन हो चुके थे। 10 जनवरी 1978 को पहली बार इस्तेमाल किया, 10 जन 1978। 19 मार्च 1978 को वादी हद्दाद बगदाद से ईस्ट बर्लिन पहुंचता है। इस बार भी जब वो पहुंचा तो उसके जो सामान, उसके बाकी चीज़ों के साथ उसका वो टूथपेस्ट भी था जिसमें जहर था। वहाँ के रेग्रुसक्रैन केनहाउस हॉस्पिटल, ये बड़ा नामी हॉस्पिटल था ईस्ट बर्लिन का, वहाँ पे ये एडमिट होता है। वहाँ इसके सारे टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट में डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते हैं कि क्या है, लेकिन फिर उन्हें डाउट होता है कि कुछ तो है पॉइज़न, लेकिन कैसे ये भी नहीं मालूम, कौन सा पॉइज़न ये भी नहीं मालूम। वो पूरी उससे डिटेल, उसके लोगों से डिटेल लेते हैं कि इसका रूटीन बताओ, जब से ये बीमार पड़ा वो सारी चीज़ें बताते हैं, कौन बाहर का मिला नहीं मिला, बाहर का क्या खाया। किसी के दिमाग में टूथपेस्ट की बात नहीं आई, हर चीज़, जबकि वो टूथपेस्ट भी उस हॉस्पिटल में भी मौजूद था, जहर जिसमें था। वो भी हार गए, परेशान हो गए कि ऐसी कोई चीज़ खाई नहीं, और जब से तबीयत ख़राब थी तब से और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हर खाने को पहले चेक किया जाता, वो दिया जाता। उसके बावजूद उसकी तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि वो डेली जहर से भरा हुआ वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहा था। इधर डॉक्टर परेशान थे ईस्ट बर्लिन में। 10वें दिन इस हॉस्पिटल में आया हुआ 10वां दिन हुआ था वादी हद्दाद को। 19 मार्च 1978 को वो ईस्ट बर्लिन के इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, एंड 29 मार्च 1978 को वादी हद्दाद की मौत हो गई इसी हॉस्पिटल में, ठीक 10 दिन बाद। मौत के बाद वहाँ के जो सबसे बड़े मेडिसिन के वो थे, उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम हुआ, वो देखा। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो पहली मौत की वजह बताई गई वो बताई गई ब्रेन ब्लीडिंग, दिमाग से खून आना। हुआ यह था कि एक वक्त ऐसा आया कि जब वादी हद्दाद के जिस्म से अचानक खून रिसना शुरू हो गया था, क्योंकि जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह से ब्लड आने लगा था। पेट में बेइंतहा दर्द होता था और वो दर्द उसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो इसमें जो ब्रेन ब्लीडिंग की तो बात की गई, लेकिन साथ में इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमें डाउट है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है और किसी ने मारा है, लेकिन किस चीज़ ने मारा, कैसे मारा, हम ये नहीं बता सकते, हमें कोई आइडिया नहीं। ये रिपोर्ट आई, इसके बाद बड़ा पहले डाउट था कि क्या हुआ, लेकिन चूंकि अब डॉक्टर और वो भी यासिर अराफात के जानने वाले ईस्ट जर्मन के हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी, तो ये बात उस वक्त दब गई कि शायद नेचुरल डेथ है, कोई बीमारी थी, उस वजह से जान गई। 5 साल के बाद इस मौत के 1978 के 83 में पहली बार वहाँ इज़राइल में ये कहा गया ऑफिशियली कि हाँ, वादी हद्दाद को हमारे लोगों ने एक ऑपरेशन में मारा था। लेकिन इस दौरान में 5 सालों में ये हुआ कि वादी हद्दाद की मौत के बाद जो मोसाद ने सोचा था वही हुआ। वादी हद्दाद की टीम बिखर गई, उसके बाद उसके 2 टुकड़े हो गए, अलग अलग गुट बन गया, और हाईजैकिंग और बाकी जो चीज़ें हो रही थी बहुत तेज़ी से वो भी होनी बंद हो गई। तो एक तरह से वादी हद्दाद की मौत ने वादी हद्दाद के पूरे ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को एकदम कमज़ोर करके बिल्कुल एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। ये बात आई गई हो गई उस वक्त, लेकिन बाद में अब जो मैंने आपको बताया कि राइज एंड किल जो एक किताब लिखी गई है, उसमें बाकायदा मोसाद के उन लोगों से बातचीत की गई है जो उस वक्त बॉस थे, जो ऑपरेशन में कुछ लोग शामिल थे। उसमें इस चीज़ का फिर खुलासा हुआ कि वादी हद्दाद को मारने के लिए, क्योंकि एक थ्योरी आई थी कि बेल्जियम के चॉकलेट
में पॉइजन मिलाकर दिया जाता था, वो गलत था। मारने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया गया था और ये टूथपेस्ट 40 दिन से ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उस जहर ने, जो उसके खून में शामिल होता गया था, उसी जहर ने उसकी जान ली। तो ये थी, ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कहानी या इकलौता ऐसा बदला है जिसमें अपने शिकार को मारने के लिए, टारगेट को मारने के लिए किसी ने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया हो। तो इससे अंदाज़ा ये भी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आपकी रूटीन के बारे में बातें, आपके कब कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके शौक़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें दुश्मनों के बड़े काम आती हैं और दुश्मन उन चीज़ों का ही फ़ायदा उठाता है बारीकी से और फिर उनसे ही प्लानिंग की जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मौत के, कत्ल के बड़े अजीब अजीब अलग अलग तरीके हैं इस दुनिया में। अलग अलग एजेंसियों ने उसको अपनाए हैं मारने के लिए, ख़ास तौर पर उन जगहों पे जहाँ पे ये है कि आपको सामने वाले को मारना भी है लेकिन डाउट भी नहीं होना है कि ये कत्ल हुआ है। ख़ासतौर पर ऐसे कई केसेस हुए जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हुए हैं कि लोगों ने इंश्योरेंस किया। अब जैसे आप सुसाइड कोई कर लेता है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता, तो कई ऐसे किसी का इंश्योरेंस है और उसको कत्ल किया गया लेकिन वो कत्ल नहीं लगे, उसकी भी प्लानिंग की गई, ऐसे भी मारे गए। ऐसी कई कहानियाँ हैं, कभी मौका मिलेगा ज़रूर आपको सुनाऊँगा। तो ये एक अपने आप में एक नायाब तरीका था मोसाद का, एक अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए।